चलिए, आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के विलयनों के बारे में, है ना। विभिन्न प्रकार के विलयनों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, है ना। स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। पहला नंबर बताया गया यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। मतलब तीन प्रकार के यहाँ पर हमको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है ना। कौन कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन प्रकार के जो सॉल्यूशन है वो हमको देखने को मिलता है। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर होती है ना। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर होती है ना, तो ऐसे विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर समपराशरी विलयन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलयन कहते हैं। तो क्या होगा, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किसके बराबर हो, तो कोशिका द्रव्य के बराबर हो, है ना। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य के बराबर हो, है ना, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलयन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इसी में जैसे इसका उदाहरण हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कौन कौन सा हो जाएगा, है ना। तो नमक का 0.9% सॉल्यूशन, है ना, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ये जो होता है वो आरबीसीएस की कोशिका द्रव्य के समपराशरी होता है। या फिर जब भी हम किसी दो विलयनों को लेते हैं, ठीक है, दो विलयन, ये दोनों यहाँ पर विलयन है, दोनों यहाँ पर विलयन है। ठीक है, तो जो दोनों की जो सांद्रता है, दोनों विलयन की सांद्रता क्या हो, जब बराबर हो, तब इन दोनों इनकी सांद्रता को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसी प्रकार से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को कहा जाता है हिंदी में अति पराशरी विलयन। क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन इसको कहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं क्या होता है ये, है ना। तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन लिए जाते हैं, तब वह विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब देखो, जैसे इस प्रकार हमने दो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, दो कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर हमने क्या लिया है, विलयन लिया हुआ है। ठीक है, ये दो विलयन हमने यहाँ पर लिया, है ना। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, तो जो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब जब दो विलयन लिए जाते हैं, दो अलग अलग सांद्रता के विलयन लिए जाते हैं, है ना, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो वह क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर अति पराशरी विलयन कहलाता है, क्योंकि इस ओर जो परासरण की जो क्रिया है वो होगी। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, किसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो जब विभिन्न सांद्रता के दो विलयनों को लिया जाता है ना, जब विभिन्न सांद्रता के, जैसे यहाँ पर लिए, तो विभिन्न सांद्रता के दो विलयनों को लिया जाता है, तो उन विलयनों में जिसकी सांद्रता कम है, ठीक है, इन दो विलयनों में जिसकी सांद्रता कम है, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले की सांद्रता कम है, तो जिसकी सांद्रता कम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अल्प पराशरी विलयन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परमिएबिलिटी के बारे में। परमिएबिलिटी, ठीक है, तो जैसे हाँ, जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, नॉन परमिएबल होते हैं, या सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के यहाँ पर परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये विलेय एवं विलायक दोनों के ही अणुओं को आर पार जाने देते हैं। तो इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेंगे, ये विलेय एवं विलायक दोनों के ही अणुओं को ये आर पार जाने देंगे, तब इस प्रकार के मेम्ब्रेन जो होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे,
परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर पारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य की झिल्ली के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में? क्या होता है कि ये सिर्फ विलायक के अणुओं को ही आर पार जाने देता है, जबकि विलेय के अणुओं को ये बाहर ही रोक देता है। तो इस प्रकार का जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आधे अणुओं को विलायक विलियन के आधे अणुओं को तो ये आर पार जाने देगा, लेकिन आधे अणुओं को आर पार नहीं जाने देता है। तो इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डिफरेंशियल आर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड नंबर है डिफरेंशियल आर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिव या डिफरेंशियल आर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसे झिल्ली होते हैं, है ना, जो कि चयनीकृत पारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है, चयनीकृत। और ये विशेष प्रकार के अणुओं को ही आर पार जाने देते हैं, और विशेष प्रकार के मतलब कुछ अणुओं को ये आर पार जाने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं थ्योरी ऑफ सेल परमिएबिलिटी। थ्योरी ऑफ सेल परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर का जो सिद्धांत है वो है रिटेंशन दाब थ्योरी, रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस सिद्धांत को ट्रॉब नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1867 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1867 में प्रस्तुत किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ पदार्थों में कोशिका झिल्ली के पदार्थों के प्रति अत्यधिक जल की अपेक्षा अधिक आसक्त यानी कि एफिनिटी होती है, अतः कोशिका झिल्ली इन पदार्थों को अपने से विसरित होने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को बाहर रख देती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन थ्योरी। ठीक है, तो सेकंड नंबर है सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्यूशन थ्योरी क्या होता है? तो ओवरटॉन नामक जो साइंटिस्ट थे 1895 के अनुसार कोशिका झिल्ली जो है वो सामान्यतः लिपिड या वसा की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और वसा की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है ना। अतः यह झिल्ली लिपिड में घुलनशील पदार्थों को आर पार जाने देती है। लिपिड में घुलनशील पदार्थों को यह आर पार जाने देती है ना। अतः कोशिका झिल्ली की विभिन्न पदार्थों के लिए पारगम्यता इन पदार्थों के लिपिड में घुलनशीलता पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, इसमें देखते हैं कोशिका झिल्ली में कुछ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स है ना, इनमें पाए जाते हैं। अतः यह हाइड्रोफोबिक जो पदार्थ होते हैं वो लिपिड में घुलनशील पदार्थों को आर पार जाने देती है ना। अतः झिल्ली में उपस्थित लिपिड की जो पारगम्यता के लिए उत्तरदायी होता है वह कहना क्या है उचित नहीं होता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि यह सिद्धांत लिपिड में अघुलनशील पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को के प्रवेश को स्पष्ट करने में क्या रही है? ये असमर्थ रही है। इसके पश्चात देखते हैं थर्ड नंबर है फ्लूइड मोज़ेइक थ्योरी। फ्लूइड मोज़ेइक थ्योरी, तो नेथन सॉन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1904 के अनुसार 1904 नेथन सॉन के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की मोज़ेक की बनी हुई होती है, जैसे फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी बनी हुई होती है तथा लिपिड में घुलनशील अणु प्लाज्मा झिल्ली के लिपोइड क्षेत्र है ना, लिपोइडल जो एरिया होता है इसमें कोशिका में प्रवेश करते हैं, जबकि लिपिड में अघुलनशील पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीनस भाग में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात जो सिंगर एवं निकोलसन नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन 1972 के अनुसार तो प्लाज्मा झिल्ली की विभेद की जो पारगम्यता होती है, ठीक है, वो लिपिड एवं प्रोटीन प्रोटीन एवं प्रोटीन तथा लिपिड एवं लिपिड के अणुओं की अंतर क्रिया पर क्या करती है? ये निर्भर करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो आंतर प्रोटीन आयनों आदि के स्थानांतरण के समय वाहक एवं एंजाइम की भांति ये क्या करते हैं? कार्य ये करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है सीव्स आर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, चालनी या सूक्ष्म छनन सिद्धांत। तो यहाँ पर इसको दर्शाया था रूहलेन नामक वैज्ञानिक, रूहलेन एंड कुस्टर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने रूहलेन 1912 और कुस्टर 1911 से 1918 है ना, तथा हाफमैन नामक साइंटिस्ट थे 1925। इन तीनों के अनुसार क्या था कि कोशिका झिल्ली में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो कि एक चालनी यानी कि सीव या पराछननी यानी कि अल्ट्रा फिल्टर
का कार्य ये करते हैं। तो ये क्षेत्र ग्लूकोज के अणुओं को सुक्रोज के अणुओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से क्या करती है, आर पार जाने देती है। ठीक है, इसी सिद्धांत में जो सिफ्रिज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1936 के अनुसार छिद्रों का आकार उनके चारों ओर उपस्थित दशाओं यानी कि सराउंडिंग कंडीशंस के आधार पर बदलते रहते हैं, ऐसा जो है वो सिफ्रिज नामक साइंटिस्ट ने बताया। इसके बाद फिफ्थ नंबर है कोलाइडल थ्योरी। ठीक है, कोलाइडल थ्योरी के अनुसार क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जो द्रव्य होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसकी प्लाज्मा कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक है ना पॉलीफेजिक कोलाइड सिस्टम के रूप में होती है तथा विभिन्न पदार्थों का है ना प्लाज्मा कला में प्रवेश, विभिन्न पदार्थों का प्लाज्मा कला में जो प्रवेश होता है कोलाइडल तंत्र यानी कि कोलाइडल सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्लाज्मा कला की श्यानता अथवा प्रतिलोमन एवं विद्युतीय क्रियाएं ही कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके पश्चात लास्ट है इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी। आई है इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी क्या होता है, तो इसको मिकेलिस नामक और स्कॉट्स एंड लॉयड ने इनको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो इनके अनुसार क्या था, कोशिका झिल्ली में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के चारों ओर आवेशित प्रोटीन के समूह यानी कि चार्ज ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉजिटिव है ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना ऋणावेशित छिद्रों के द्वारा कोशिका झिल्ली में प्रवेश करते हैं, जबकि ऋणावेशित कण धनावेशित छिद्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अणु है ना प्लाज्मा कला में तभी प्रवेश कर पाते हैं जबकि उनके अणुओं का आकार प्लाज्मा कला में उपस्थित छिद्रों के अपेक्षाकृत छोटा हो। ठीक है, तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के परमिएबिलिटी के संबंध में सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इम्बिबिशन क्या होता है। इम्बिबिशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन बाय ड्राई सीड्स बिफोर जर्मिनेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजर्मिनेशन है ना इवेंट दैट प्री-जर्मिनेशन इवेंट है ना दैट initiates the biochemical process leading to germination of seed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यह जल के अवशोषण की प्रक्रिया है। ठीक है, ये जल के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो किसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, तो किसी भी जो सूखा चीज है वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जल का जो अवशोषण है वो किया जाता है। जैसे कि सीड्स के बारे में, सीड जो सूखा हुआ होता है वो वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्री जर्मिनेशन मतलब बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, और प्री जर्मिनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना जो कार्य है वो होता है। ठीक है, तो ये जो सीड्स होते हैं ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करके स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, जिसी को क्या कहा जाता है, एम्बिबिशन कहते हैं। जैसे एम्बिबिशन में बारिश के समय में यह देखा जाता है कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो फिट नहीं होते हैं। इसका कारण यही है कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो एम्बिबिशन की क्रिया के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं है ना, जिसके कारण है ना वो स्वेल हो जाते हैं और जो है वो फिट नहीं बैठते हैं। तो ये हो गया एम्बिबिशन। इसमें देखते हैं जैसे यहाँ पर इम्बिबिशन का प्रदर्शन किया गया है। तो किसी बीकर में हम लोग क्या करते हैं, ड्राई सीड्स को डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो कुछ समय पश्चात हमको देखने को मिलता है या कुछ घंटों के पश्चात हमको देखने को मिलता है जो ड्राई सीड्स होते हैं वो स्वेलन सीड में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वो सीड फूल जाते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन करके। ठीक है, और जर्मिनेशन की क्रिया के लिए आवश्यक घटना ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतः चोषण एवं पराशरण में अंतर कौन कौन सा है। ठीक है, इम्बिबिशन एंड ऑस्मोसिस में अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन इम्बिबिशन एंड ऑस्मोसिस है ना। तो इम्बिबिशन में फर्स्ट नंबर है कि इस क्रिया में एक ठोस पदार्थ के द्वारा जल या विलायक के अणुओं का अवशोषण होता है, जबकि पराशरण की क्रिया में क्या होगा कि इस क्रिया में जल या विलायक के अणुओं का उसके उच्च रासायनिक विभव यानी कि हाई केमिकल पोटेंशियल वाले क्षेत्र
से कम रासायनिक विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है। इम्बिबिशन में सेकंड नंबर देखते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं कि इम्बिबिशन के क्रिया के फलस्वरूप विलयन का निर्माण नहीं होता है ना, जबकि परासरण की क्रिया के बाद में विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि इम्बिबिशन की क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जबकि परासरण की क्रिया में ऊष्मा मुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो इम्बिबिशन की क्रिया में अत्यधिक दाब, लगभग है ना 1000 एटीएम उत्पन्न होता है, जिसे अंतःशोषण दाब कहते हैं, इम्बिबिशन प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस की क्रिया में अपेक्षाकृत कम दाब यानी कि लगभग 100 एटीएम मतलब 100 एटीएम ही उत्पन्न होता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। सिक्स नंबर है, इम्बिबिशन की क्रिया के लिए कोलाइडल कणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि परासरण की क्रिया के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? चलिए प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो अति पराशरी बाह्य माध्यम विलयन यानी कि हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन की उपस्थिति में कोशिका में स्थित विलायकों के अणु के गमन की वह क्रिया जिसके कारण कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति से अपना संसर्ग यानी कांटेक्ट छोड़ने लगता है, इसको जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है, मतलब हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि जब किसी भी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, जब भी किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाने के कारण वहां पर बाह्य परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, अब बाह्य परासरण की जब क्रिया होगी, है ना, तो है ना जो कोशिकाएं हैं वो स्लथ दशा में आ जाती है, स्लथ दशा में आ जाती है, और सेल वॉल से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो छोड़ने लगता है, सेल वॉल से हटने लगता है, छोड़ने लगता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कुंचन या फिर प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य कुंचन या फिर प्लाज्मोलाइसिस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोलाइसिस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन या फिर इसको कहा जाता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और सेकंड नंबर है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में देखते हैं कि जब किसी पादप कोशिका को किसी अति पराश्रय यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित जल बाह्य परासरण की क्रिया के कारण विस्तृत होकर के विलयन में आने लगता है। ठीक है, विलयन में आ जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका का कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित होना प्रारंभ कर देता है, तो इसे प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, जैसे कि ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन या फिर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो जब अति पराशरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बहुत अधिक होती है, तब जल के बाह्य परासरण की क्रिया तथा जीव द्रव्य के, है ना, जीव द्रव्य के कुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज की क्रिया जारी रहती है ना, तथा अंत में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के सेल वाल को छोड़कर कोशिका के मध्य भाग में सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है, जैसे कि ये हमको दिखाई दे रहा है। तो इसको कहा जाता है सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, है ना, या फिर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस हम लोग यहाँ पर कहते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस में फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो इससे प्लाज्मा कला के अर्धपारगम्य स्वभाव का क्या होता है? ज्ञान होता है। प्लाज्मा कला के अर्धपारगम्य स्वभाव का ज्ञान होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, है ना, परासरण की क्रिया होती है, चाहे वो बाह्य परासरण हो या फिर अंतः परासरण हो, है ना, तो इस प्रकार की क्रियाएं यहाँ से संपन्न होती है, तो इसके अर्धपारगम्य स्वभाव का क्या होता है पता चलता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं कि इस विधि का उपयोग अचार व मुरब्बे के परिरक्षण में किया जाता है। अचार में नमक की मात्रा और मुरब्बे में जो शुगर की मात्रा है वो बहुत ही अधिक कर दिया जाता है, जिसके कारण, है ना, यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, तो सूक्ष्म जीव की जो कोशिकाएं होती है वहां से जीव द्रव्य कुंचन के कारण, मतलब बाह्य परासरण के कारण जीव द्रव्य कुंचन होता है, और जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या क्या हो जाते हैं? वो समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण जो अचार और मुरब्बे हैं वो क्या होते हैं? वो साफ बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया के द्वारा मतलब थर्ड नंबर देखते हैं, इस क्रिया के द्वारा कोशिका रस यानी कि सेल सेप का परासरण दाब ओपी ज्ञात किया जा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, डीप्लाज्मोलाइसिस, है ना। तो जब किसी भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ठीक है, जब किसी भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, है ना, हाइपरटोनिक सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाने के कारण यहाँ पर कोशिका में किस प्रकार की परासरण की क्रिया होने लगेगी, तो अंतः परासरण की क्रिया होने लगेगी, इंडो ऑस्मोसिस की जो क्रिया है वो होने लगेगी। और इंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होने के कारण, है ना, जो कोशिका द्रव्य जो है वो सिकड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल होने लगेगा। स्वेलिंग के कारण पूरे कोशिका के पूरे जो सेल वाल होता है वहां पर जाकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो चिपक जाता है। तो इस क्रिया को डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया। अगला जो है वो हम कल पढ़ते हैं।